नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 11 विषय इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये JCERT झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। 2 मॉडल सेट 1 का पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, ये सेट 2 का वीडियो है। कुल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा और हमको लगता है कि मॉडल सेट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा भी आप लोग करके जा सकते हैं, लेकिन मॉडल सेट को देखना ज़्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन करता है। मनुष्य का अध्ययन मार्शल, जैसे मनुष्य का अध्ययन की बात हो मार्शल और धन का अध्ययन की बात हो तो एडम स्मिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। सीमित आवश्यकता, संसाधनों का एकल प्रयोग, संसाधनों की प्रचुरता नहीं, ये सब के कारण नहीं, संसाधनों की दुर्लभता के कारण होता है। ठीक है, संसाधन कम हो तो दुर्लभ मतलब कमी। इसका मतलब क्या होता है? कमी, अभाव। जब संसाधन का कमी होगा, अभाव होगा, तभी समस्या उत्पन्न होगी। निम्नलिखित में कौन सा एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? देखिए, इसमें एक फिगर है जो विद्यालय का बता रहा है, एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये भी आंकड़ा है। 2021 में जनगणना से रिलेटेड कुछ है, ये भी एक फिगर है। यहाँ भी एक फिगर है, लेकिन यहाँ पर भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। इसमें कुछ क्लियर नहीं चल रहा है कि कितने लोग, या संख्या होनी चाहिए ना। जब तक संख्या नहीं आएगा, आंकड़ा जो होता है ना संख्यात्मक होना चाहिए। कोई भी सूचना हो वो क्या होना चाहिए? संख्या में होना चाहिए, तभी वो आंकड़ा होगा। ठीक है, अगर संख्या में नहीं है तो इसमें कोई संख्या नहीं आया, इसलिए ये आंकड़ा नहीं होगा। फिर है, शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो स्टेटस से हुई है। और भी है, जर्मन भी है, आपको ये तो लैटिन दिया है, जर्मन दिया है, फ्रेंच है, बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर अभी दिया है लैटिन स्टेटस से हुआ है। डैश सभी समस्याओं का जड़ है। भाई प्रचुरता समस्या नहीं होगा, बहुलता भी नहीं, अभाव ही सभी समस्याओं का जड़ है। निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण, तो राष्ट्रीय आय चर का उदाहरण है, क्योंकि ये बदलेगा। कलम की कीमत एक तय हो सकता है, लैपटॉप की कीमत एक तय हो सकता है, एक बेंच की लंबाई भी फिक्स हो सकती है, इसलिए ये सब चर नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय आय आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा, इसलिए ये क्या है? आपका चर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रतिदर्श बहुतों को समझ में नहीं आता है। प्रतिदर्श को ही न्यायदर्श भी कहते हैं, न्यायदर्श भी कहते हैं। ठीक है ना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सैंपल। क्या कहते हैं? सैंपल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंपल। तो सैंपल आप लोग को समझ में आता होगा, बाकी चीज समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन सैंपल आप लोग को समझ में आती होगी। तो सैंपल, जैसे मान लेते हैं कि 100 आदमी के बीच में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है। अगर 100 आदमी से मिल करके बात करते हैं तो वो कहलाएगा संगणना। ठीक है, सेंसस मेथड। लेकिन 100 में 10 आदमी से आप काम चलाते हैं, 100 में कितने आदमी से? 10 आदमी से चलाते हैं, तो वही हुआ सैंपल। तो 10 आदमी से पूछने में समय कम लगेगा, खर्चा भी कम आएगा, समझ गए, और कम प्रगणक की अभी आवश्यकता होगी। प्रगणक किसको कहते हैं? जो पूछने वाला था, जो सूचना को एकत्रित करने वाला था। 10 ही आदमी को पूछना है तो अकेले भी कर सकता है आदमी, इसलिए आदमी भी कम लगेगा, खर्च भी कम हो, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है, बहुतों को हमको लगता है संगणना और सैंपल समझ में नहीं आता है, सेंसस और सैंपल समझ में नहीं आता। जिसको नहीं समझ में आता होगा उसको दिक्कत होगा। मैंने तो क्लास में बच्चों को बता दिया इसके बारे में। इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? इसका होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर है, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर से, साक्षरता से, जनसंख्या के आकार और संरचना से, इनमें से सभी सबका देखिए, जब हमारा जनगणना होता है यही ऐसा है जो कि हर चीज को एकत्रित करता है, किसी को छोड़ता नहीं है। इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? ईमेल द्वारा करेंगे तो उत्तरदाता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, डाक के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। इसमें आप कर सकते हैं तो किसके द्वारा? इनमें किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? टेलीफोन द्वारा आप कॉल कीजिएगा तो उसको समझा बुझा करके उसके माइंड को आप चेंज कर सकते हैं, मूड को बदल सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर
आपका सी होगा, 10 का सी। फिर वर्ग सीमा 60 और 80 के मध्य में क्या है, तो 60 और 80 के बीच में 70 होगा, ठीक है ना। 60 और 80 के बीच में कौन होगा, 70 होगा। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है, जब भी समय आए, समय को हम एक बार और पीछे भी वीडियो में बताए थे, समय को हम काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल भी कहते हैं, इसलिए इसका क्या होगा, कालानुक्रम। चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, चर को 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, ठीक है ना। किसी वर्ग में, जैसे देखिए वर्ग अंतराल आपका क्लास इंटरवल जो रहता है ना, क्लास इंटरवल CI, तो वो जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो यही वर्ग अंतराल है। और इसकी में आवृत्ति रहता है, क्या रहता है, आवृत्ति। जैसे 0 से 10 के बीच में 5 हो, ये 4 हो, तो यानी आवृत्ति, ये आवृत्ति है ना जी, इसको F भी कहते हैं शॉर्ट में, फ्रीक्वेंसी। विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है, बारंबारता वितरण, स्थानिक बारंबारता सारणी। इसके लिए बारंबारता सारणी बनाते हैं, आप लोग 9-10 में भी पढ़े होंगे। अंगनितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है, काल श्रेणी आलेख, व्यक्तिगत श्रेणी आलेख, वृत्त आरेख, दंडारेख, काल श्रेणी आरेख इसको कहेंगे। बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है, ये आयत चित्र से होता है। एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होती है, संख्या, शीर्षक, सब होगा इसका। आंकड़ों की अमूर्तता को कम करने तथा उसे अधिक मूर्त और आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों की प्रस्तुति कौन सा विधि उपयुक्त है, आरेखीय रेखाचित्र वाला। रेखाचित्र में आप दिखाओगे ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे तो लगता है ये भी आसान करता है, ये भी आसान करता है, ये भी आसान करता है, ये कौन सी विधि उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त विधि आरेखीय होगा। आंकड़ों के प्रस्तुति, इसमें बहुत जगह ये भी हो सकता है, हम ऐसा नहीं क्लियर बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको मारिएगा, तो ये भी आसान करता है, ये भी आसान करता है, लेकिन सबसे आसान ये कर रहा है, आप आंसर इसको लेके चलिएगा। कोई अगर चर्चा करे तो इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत डैश आता है, आयत चित्र आता है, बारंबारता बहुभुज, ये बारंबारता बहुभुज आता है। मलमल किससे बनता है, सूती वस्त्र से। धन निष्कासन सिद्धांत आ गया, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं सेट 1 में, दादा भाई नौरोजी। निर्यात अतिरेक से क्या समझते हैं, निर्यात अतिरेक का मतलब हुआ निर्यात आयात से अधिक होना, आयात की तुलना में निर्यात अधिक होगा तो वही निर्यात अतिरेक। अतिरेक मतलब हुआ सरप्लस, तो निर्यात सरप्लस तभी होगा जब निर्यात आयात से अधिक होगा। औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी, 16% से अधिक। ऐसे इसका 17 से अधिक था, 17.3 शायद था, लेकिन इसका 16% से अधिक ऑप्शन में आएगा। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों पर चली, मुंबई और थाने के बीच में चली। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है निजी लाभ, ठीक है। जन कल्याण होता है समाजवादी का, ये किसका होता है, समाजवादी का। और निजी और लाभ और जन कल्याण दोनों जो होता है वो मिश्रित का होता है, जो कि भारत का है, भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित है। जन कल्याण वाला समाजवादी ये चीन वाला है, चीन रूस वाला। निजी लाभ वाला पूंजीवादी है, जो कि अमेरिका वगैरह में है। 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी, 8% से अधिक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन होता है जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों से जिसकी मांग होता है, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना किस देश से ली गई है, भारत में पंचवर्षीय योजना जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है। परिप्रेक्षात्मक ये 20 वर्ष होगा, परिप्रेक्षात्मक 20 वर्ष का है, और पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है, कृषि, उद्योग, पर्यटन, इनमें से सभी, सबको शामिल करेंगे। भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण, देखो हरित क्रांति 1967 66-67 का, ये 66-67 में हरित क्रांति आई, तो ये तो हो गया 1960 से 70 का दशक। अब कह रहा है दूसरा चरण, तो दूसरा चरण 70 से 80 होगा, ठीक है ना। पहला चरण हुआ 1960 से 70, हालांकि एडजेक्ट जो है 66-67 में हुआ, लेकिन 60 से 70 के बीच में आया, तो दूसरा हो जाएगा 70 से 80। औद्योगिक नीति
1956 के प्रस्तावों में उद्योगों को कितने वर्ग में विभाजित किया? 3। लघु उद्योग जो सबसे छोटा हुआ, फिर मध्यम उद्योग और फिर बृहत उद्योग, 3 उद्योग हुआ। विदेशी ऋण क्या है? विदेशी संस्थाओं के से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। सरकार जब ऋण लेती है तो वो ऋण कहलाती है विदेशी। कोई अगर हम ले लिए मानते हैं अमेरिका में किसी व्यक्ति से कर्जा, तो वो विदेशी ऋण थोड़ा कहलाएगा, मतलब देश पर ऋण थोड़ा कहलाएगा। यहाँ पर देश पर जो ऋण है उससे संबंधित बात हो रही है, यानी कि आम पब्लिक की बात नहीं हो रही, सरकार की बात हो रही है। 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि लेनी पड़ी? $7 मिलियन। ये सब याद करने का चीज़ है। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस को जारी रखा गया? 8 उद्योग के लिए। HCL IT कंपनी। HCL तो देखो लैपटॉप में ज़्यादा करके HCL लिखा हुआ रहता है, तो HCL IT कंपनी। उसके बाद कितने नंबर तक पहुंच गए हैं? 38 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 39 में आते हैं। कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण नहीं होगा। उदारीकरण तो सरकार जैसे सॉफ्ट हो जाती किसी के प्रति, तो वो उदारीकरण हुआ। निवेश भी नहीं होगा, किसी चीज़ में पैसा लगाना, जैसे ज़मीन वगैरह खरीदना, ये सब निवेश में आता है। निजीकरण, सरकारी चीज़ को प्राइवेट कर देना, निजीकरण है। बाह्य प्रापन होगा, इसको ऐसे समझिए इंग्लिश में एक्सटर्नल प्रीक्यूरमेंट, ठीक है। तो बाहर से किसी चीज़ को प्राप्त करना कहलाता बाह्य प्रापन, इसका मतलब बी होगा। और फिर लास्ट में है, भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र। सब क्षेत्र हुआ। वित्त एक अलग चीज़ है, देखिए दूरसंचार में क्रांति आई, सूचना प्रौद्योगिकी में आई, आधार संरचना। वित्त भी लगता है कि पैसा भी तो बढ़ा होगा, लेकिन ये सेक्टर ये थोड़ा ये तीनों से अलग है, ये ऑड है, समझ गए? इसके जैसा ये नहीं है। जैसे दूरसंचार है, आधार संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी है, सड़क है, कृषि है, ऐसा रहता तो सब एक जैसा लगता है। वित्त बिल्कुल अलग टाइप का चीज़ लग रहा है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। तो ये सेट 2 का था। अगले वीडियो में मैं अपने तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिसमें क्लास 11 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। मॉडल सेट तो आप लोग देख ही लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 का जो इम्पोर्टेंट होगा VVI क्वेश्चन उस पर चर्चा करेंगे। तब तक हमको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।